वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फरवरी मार्च में जो पेपर हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर, जो हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा पेपर आयोजित किया है। आज उसी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि जो ये प्रश्न पत्र है वो पूरी तरह से एमसीक्यू टाइप पर आधारित है, यानी कि इसमें जो प्रश्न पत्र आए थे कानपुर यूनिवर्सिटी जो पूछ रही है, अपना पेपर जो करा रही है वो एमसीक्यू पैटर्न पर करा रही है। दोस्तों, जल्दी से वीडियो आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और खासकर जितने लोग कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं वो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए केमिस्ट्री यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का आंसर की मैं आज को प्रोवाइड कराऊंगा। पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, किस प्रकार से आपको करना था आंसर और क्या सही है, किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ये नए सिलेबस के आधार पर यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ये जो है सिलेबस लागू हुआ है, उसी के तहत ये परीक्षा कराई गई है। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पैटर्न पर करा रही है। जैसे कि अभी मैं चंद्रशेखर जननायक यूनिवर्सिटी की बात कराऊँ तो देखो, वो यूनिवर्सिटी जो अपना पेपर पैटर्न कराई है वो रिटन पैटर्न पर कराई है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज हम कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो कानपुर यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो एमसीक्यू टाइप पूछा जा रहा है। ऐसे ही अगर हम बात कर लें, जितने लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, अगर जितने लोग अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो अवध यूनिवर्सिटी वालों का जो परीक्षा होगा वो रिटन पैटर्न पर होगा। साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, देखिए जितने लोग आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, आगरा यूनिवर्सिटी से जितने लोग हैं उनका पेपर एमसीक्यू पैटर्न पर कराया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग एमसीक्यू मोड में ही अपनी तैयारी करिए। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि पेपर में आपको करना क्या है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पेपर आयोजित हुआ है। इसमें जो आपको समय मिला है वो 1.5 घंटे का समय मिला, यानी कि 1.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। मैक्सिमम मार्क्स दिए गए 100 नंबर। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न करने थे, इसे देखिए 2 नंबर इंट्रैक्शन को देखेंगे। इसमें लिखा है इस पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिए जाना है। यानी कुल मिलाकर के 75 नंबर ही आपको करना है। 75 क्वेश्चन टोटल आपको सॉल्व करने थे, जिनमें से 75 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए अब हम सीधा प्रश्न की बात करते हैं। ज़्यादा क्लास को विलम्ब न करते हुए सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और सभी लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, और जिनको इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय प्रकृति का है। अनुचुंबकीय प्रकृति आपको पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, देखिए B2 C2 CONO+। देखिए, इस टाइप के सभी प्रश्न मैंने करवा दिए थे, और इस प्रश्न पत्र में जो 75 नंबर आपको करने हैं ना, वो 75 के 75 मेरे पढ़ाए हुए मिलेंगे, मेरी क्लास से मिलेंगे। केवल इसमें कुछ प्रश्न जो मैथमेटिक के दिए गए हैं, यानी कि मान लेते हैं 10 की संख्या में प्रश्न होंगे आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, तो वही प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया है, वही प्रश्न जो है वही नहीं पूछे गए हैं। और जितने भी प्रश्न आए हैं सारे मेरे पढ़ाए हुए आए हैं। जितने लोग मेरी वीडियो को देखे हैं उनका अच्छा पेपर हुआ है। सभी लोग ने कमेंट करके बताया, बहुत ही अच्छा लगा। फ़ोन करके भी कुछ बच्चे मुझे बताए, बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप लोग भी ऐसे प्रिपरेशन करिए और आप सब का नंबर अच्छा है। आप सब लोग अपने पढ़ाई में अच्छा से अच्छा मार्क लाइए और परसेंटेज अपना अच्छा से अच्छा परसेंटेज ला सकें। इसलिए मैं अब लगातार आप लोग की क्लास पर निर्भर रहूँगा। अब आप लोग की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर C2 देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे B। C2 क्या ये है, ये अनुचुंबकीय नहीं है। CO ये भी नहीं है। NO2 ये भी नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो A नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A नंबर प्रश्न जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा पूछा गया है बॉन्ड ऑर्डर। क्या पूछा गया है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल। NO मॉलिक्यूल का क्या बताना है, NO अणु की आबंध कोटि बतानी है। आबंध कोटि आपको बतानी है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो
बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2.5 NO का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2.5 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया, ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप द एथेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन मेथेनोइक एसिड। देखिए इसमें पूछा गया है CH3 समूह के किस प्रभाव के कारण मेथेनोइक अम्ल की तुलना में एथेनोइक अम्ल दुर्बल होते हैं। किस प्रभाव के कारण CH3 समूह किस प्रभाव के कारण जो है मेथेनोइक अम्ल की तुलना में एथेनोइक अम्ल दुर्बल होते हैं। तो ये किसके, आई इफेक्ट के कारण होता है, आई प्लस इफेक्ट के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया होगा उनका 100% आंसर सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, 4 नंबर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, कम से कम लगभग 30 से 40 प्रश्न मैंने सॉल्व करवाए हैं। इसके जितने भी, हमेशा जब मैं क्लास में होता था तो एक ही चीज़ बताता था, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये सब चीज़ आप लोग क्लियर करिएगा। संकरण, ये सारी चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, यही पूछा जाता है। ठीक है, यही आपको देखने के मिलेगा। देख 4 नंबर पूछा गया, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है आपसे OH-, बी दिया गया है NH3, सी दिया गया है AlCl3, डी दिया गया है Cn-। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो है इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AlCl3। AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया है, 5 नंबर, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन एथीन मॉलिक्यूल। यानी एथाइन अणु में सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताइए। तो ये प्रश्न नंबर 5 है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें जो सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 पाई जाएगी और जो पाई बॉन्ड होंगे उनकी संख्या 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द आई इफेक्ट इज शोन बाई। आई इफेक्ट प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे 6 नंबर प्रश्न का। तो आई इफेक्ट जो है ये सभी प्रदर्शित करते हैं, COH ग्रुप भी, NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, यानी जिसने भी ऑप्शन नंबर डी चूज किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सभी प्रश्न जो है मेरे पढ़ाए हुए हैं। ये देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर, ये मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी आपके लास्ट चैप्टर से पूछा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C6H6C2। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, आपको वैल्यू निकालना है। तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे, देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व नहीं करा सकता, मैं आपको सीधे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का 7 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इफ log 2 इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इक्वल टू 0.4741 देन द वैल्यू ऑफ log 6। log 6 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो log 6 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.7781 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 मॉलिक्यूल, यानी कि SF4 अणु की संरचना आपको बतानी है। SF4 मॉलिक्यूल की संरचना बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसकी जो अणु की संरचना होगी वो क्या होगी, वो होगी चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय। राइट आंसर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर ए। आप बनाकर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर F,
यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर अणु की जो संरचना हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो चतुष्फलकीय हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपसे पूछा गया है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे। पूछा गया निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर देखेंगे PCl5 मॉलिक्यूल का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, शून्य है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और PCl5 मॉलिक्यूल क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है, ये नॉन पोलर है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और जहाँ पर नॉन पोलर हो जाएगा वहाँ पर जीरो डाइपोल मोमेंट बनने की शंका यानी कि अधिकांश चांस हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, सभी लोग को इन प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे सभी लोग। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इफ साइन इक्वल टू साइन 60 डिग्री का मान माइनस दिया गया है -√3/2। देखिए वैसे तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है, √3/2, और cos 60 का मान जो होगा 1/2 होगा। तो इसमें पूछा गया वैल्यू ऑफ cot 60। जब वैल्यू ऑफ cot 60, तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा संदिग्ध है क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस चार्ज दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस दिया गया है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो इसमें आप दो ऑप्शन का आंसर जो है सही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब ये आपके एग्जामिनर के ऊपर है कि ये कौन सा टिक करता है, कौन सा आपको सही देता है इस आंसर। तो इसका जो मेरे अनुमान से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है इफ, यहाँ पर दिया गया है, देखिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और आपसे जो पूछा गया है, देखिए पूछा गया है इफ 6PR इक्वल टू 720। तो वैल्यू आर की पूछनी है, आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपसे पूछे गए हैं तो इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पर निकाला जाता है। तो आप इसी फार्मूले पर जब निकालेंगे इसका मान, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 0। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 का तो मान है लेकिन यहाँ पर r, देखिए यहाँ पर अगर जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पर बेस मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, 7p4 का निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, ये बेस है ना, इसको इस तरह से मान लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसका इसमें से घटा देंगे, -4 दिया गया ना, तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल माइनस 7 में से 4 गई 3। अब इसका क्या करेंगे कि 7 यानी कि अब जो ये बेस है इसको मान करके 7 × 6 × 5 × 4 × 3 यानी कि 3 तक जाएंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, टोटल वैल्यू निकाल देंगे, अपान में कर देंगे 3। अब जो आ जाएगा वही मान हो जाएगा किसका, वही मान हो जाएगा इसका। और बेस का मान कितना होगा, जो बेस का मान 3 है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से जब हम इसका निकालेंगे इस प्रश्न का, ठीक है, यहाँ पर 6PR दिया गया है तो R का जो मान हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए सभी लोग निकाल के। तो R का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्योंकि बी इसलिए आएगा कि जब यहाँ पर हम देखेंगे R का मान, ठीक है, तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान 0, यहाँ पर मान जो है 0 है, ठीक है। अब इसको हम उलट देंगे तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू समझ में आ जाएगा आपको n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 आएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज। देखिए ये सभी प्रश्न मैंने
करवा दिए थे, पहले ही बता दिया था। जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी और इस प्रश्नों का रिवीजन किया होगा, इन सभी प्रश्नों का, तो उनका क्वेश्चन बहुत ही मानकर चलिए पेपर बहुत ही आसान पूछा गया था और अच्छे से कर भी ले गए होंगे पेपर, मुझे आशा है। चलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी n परमाणु के वाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो प्रभावी की नाभिकीय जो आवेश होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल। बहुत ही आसान पूछा गया था। पूछा गया है किसी ओजोन अणु के केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश क्या है। फॉर्मल चार्ज से क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर्मल चार्ज का मैंने एक विस्तृत क्लास आप लोग को बताई थी और जिन्होंने क्लास देखी होगी उनका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। 14 नंबर प्रश्न, तो जो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा +1। जो फॉर्मल चार्ज होगा इसका +1 आएगा। और द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इज O3 मॉलिक्यूल। O3 मॉलिक्यूल इज +1, यानी ओजोन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मल चार्ज होगा वो कितना होगा +1 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है, MATLAB इज ए, मतलब क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। चलिए कंप्यूटर से अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर जिन्होंने तैयार किया होगा, उस दिन कंप्यूटर की क्लास हुई थी, उसमें भी मैंने बताया था। चलिए बताएंगे, लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि मतलब क्या है ना। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ना तो ये इनपुट है ना तो आउटपुट है। ये कंप्यूटर कोड भी नहीं है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है जो मतलब जो है गणना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर थोड़ा सा इसमें जो लॉजिक कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो C++ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उनका जो एक कोड है वो इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस है। ठीक है, प्रोडक्ट है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है उनका सही आंसर जाना चाहिए राइट आंसर। चाहे एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि आप कंप्यूटर में देख लीजिए, सर्च कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही निकलेगा। क्योंकि ना तो ये इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट। कंप्यूटर कोड ये हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर कोड नहीं, ये लैंग्वेज कोड अगर होता तो मैं कह सकता था कि ये लैंग्वेज कोड हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये एक प्रकार का लैंग्वेज ही है। जब हम परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू तब हम इसका जो है इसका लाभ उठा पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर बिजनेस के अकॉर्डिंग जब वर्क होता है तो वहाँ पर यूज हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 7 बिट कंप्यूटर कोड। निम्नलिखित में से 7 बिट कंप्यूटर कोड है। 7 बिट कंप्यूटर कोड 16 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 7 बिट कंप्यूटर कोड जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ASCII ये क्या है, एक 7 बिट कंप्यूटर कोड है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कंप्यूटर, जैसे यहाँ पर पूछा गया है ना कंप्यूटर कोड, यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। देखिए ध्यान देंगे, कंप्यूटर कोड हो सकता है कि इसमें एग्जामिनर मान सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर कोड से भी रिलेटेड है। ये प्रश्न कंप्यूटर कोड से भी रिलेटेड है, यानी मतलब कीबोर्ड मतलब लैंग्वेज से भी पर्पस रखता है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग से कर दें। तो आप या तो इसका एग्जामिनर जो मानेगा या तो सी मानेगा या तो डी मानेगा। ठीक है, अगर जिन्होंने दोनों ये ऑप्शन डी नंबर चूज किया उनका भी सही जाने का एकदम 100% चांस है और सी नंबर पे थोड़ा सा कम चांस है। तो ये जो है एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो इसका आंसर क्या मानता है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। इस प्रश्न का 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज नॉट फाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा उपकोष नहीं पाया जाता है। बहुत ही आसान सा है, 4F 3P 2D 1S। तो 1S पाया जाता है,
यहाँ पर आप देखेंगे कि 1s 4f भी पाया जाता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि 3p भी पाया जाता है, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 मिलता है, लेकिन 2d आपको कहीं नहीं दिखेगा। यानी कि राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 17 नंबर का। अगला प्रश्न बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न। देखिए पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, द अबव मॉलिक्यूल शो, ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या शो करता है, आपको बताना है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है और बताया गया है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों, या नाइदर ज्योमेट्रिकल और नॉर ऑप्टिकल। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। 18 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये क्या करता है, ये प्रकाशिक समता को दिखाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 नंबर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द एंटोनोमर्स डिफर इन दियर, प्रतिबिंब रूप से एंटोनोमर्स भिन्नता रखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, या मेल्टिंग पॉइंट्स, या फिजिकल प्रॉपर्टीज, या केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए 19 नंबर का आंसर करेंगे। तो प्रतिबिंब रूप भिन्नता जो रखते हैं वो प्रकाशिक घूर्णन की दिशा में रखते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग का, जिनको भी पता है और जिनका ऑब्जेक्टिव होना है, वो सभी लोग प्रश्न को अटेंड करते रहेंगे कि कितना प्रश्न उन्होंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, सभी लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मैलिक एवं फ्यूमेरिक अम्ल हैं, जो मैलिक और फ्यूमेरिक अम्ल जो होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, उस कौन सा जो आइसोमर शो करेंगे, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड। चलिए आंसर करेंगे 20 नंबर का। तो मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, हेट्रोलिटिक फिशन ऑफ कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड प्रोड्यूस, यानी कार्बन ब्रोमाइड बंध का जो विषम अपघटनी विचलन उत्पन्न करता है, कार्बन ब्रोमाइड बंध का विषम अपघटनी विचलन कौन उत्पन्न करता है, दो मुक्त मूलक, या दो कार्बोधनायन, दो कार्बो ऋणायन, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक। 21 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 कैटायन एंड 1 एनायंस। सो द हेट्रोलिटिक फिशन इन कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड प्रोड्यूस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द शेप ऑफ मेथिल कार्बो कैटायन, मेथिल कार्बो धनायन की आकृति आपको बतानी है। 22 नंबर प्रश्न। तो जो मेथिल कार्बोधनायन की आकृति होगी वो हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय, जिसे हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे 23 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर H आबंध नहीं बनाता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो चलिए आंसर करेंगे 23 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरीन। क्लोरीन जो होती है वो क्या करती है, एच आबंध नहीं बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा गया है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं आप लोग। सभी लोग को मैंने बॉन्ड लेंथ निकालने की बताया था, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है O2 प्लस, O2 2 माइनस और O2 2 माइनस 4। आपको बताना है इनमें से लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो आप निकालेंगे कैसे, इसके लिए एक फार्मूला यहीं पर आप नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे 1/2 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ऑक्सीजन का
यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, कितना होता है सभी लोग बताइए? 6 होता है, ओह सॉरी 8 होता है। और 2 यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनटू सॉरी माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्लस चार्ज लगा है ना, तो 8 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, और 2 प्लस चार्ज लगा है यानी कि कम, यानी माइनस कर देंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके आउटर मोस्ट शेल में। यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज लगा हुआ, ध्यान दें। तो इसके आउटर मोस्ट सेल सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, 6 हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जल्दी से बताइए। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो आ जाएगी 2, यानी कि अगर O2 का हम निकालें तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से O2 का कितना आया, 2 आया, तो O2 प्लस का कितना आएगा, तो क्या करेंगे 1/2 10 माइनस, अब यहाँ पर प्लस चार्ज लगा है तो एक संख्या बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉरी एक संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि एक संख्या कम हो जाएगी। 5 10 में से 5 ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इसका कितना आ जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5। अब हम 2 पॉइंट माइनस का निकालते हैं, 2 माइनस चार्ज का, तो क्या करेंगे माइनस चार्ज लग गया, 1 बढ़ जाएगा, माइनस चार्ज 1 बढ़ाना, तो आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1/2 10, आउटर मोस्ट में 6 1 7 निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना आया आंसर, 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉन्ड एंगल निकालेंगे। बॉन्ड एंगल निकालने के लिए फार्मूला जो है 1/2, यहाँ पर आप लिखेंगे कि टोटल नंबर आप जो एटॉमिक नंबर होते हैं और इसमें परमाणु की संख्या जो होगी, यानी 2 होगी 3 होगी, ठीक है, उनकी संख्या प्लस आउटर मोस्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या आप निकाल लेंगे, बॉन्ड लेंथ आपको निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, लॉन्गेस्ट जो होगी बॉन्ड लेंथ वो किसकी होगी, 24 नंबर। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 2.5, यानी कि O2 प्लस का होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 3D ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली। 3D कक्षक में त्रिज्य नोड एवं कोणीय नोड की संख्या है। आपको बताना है कि 3D कक्षक में त्रिज्य नोड और कोणीय नोड की संख्या। चलिए आंसर करेंगे फिलहाल 25 नंबर का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 और 2। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, सभी लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। इंट्रामॉलिक्यूलर यानी कि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है, चलिए 26 नंबर का आंसर करेंगे। तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन जो बंध है वो पाया जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। किसमें पाया जाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, पूछा गया है 27 नंबर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी एटम इन प्रोपेन मॉलिक्यूल आर। प्रोपाइन अणु में सी परमाणु का संकरण होता है। पहला ऑप्शन है sp एंड sp2, बी है sp2, सी है sp3 और डी है sp एंड sp3। यानी प्रोपाइन अणु में सी अणु का संकरण जो होता है वो क्या होता है, sp एवं sp2, sp2 और sp3 एवं sp3। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। प्रोपाइन मॉलिक्यूल का आपको बताना है संकरण, 27 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसमें जो संकरण पाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो पाया जाएगा sp एंड sp2। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन बॉन्ड लेंथ इन फाउंड इन। इसमें आपको बताना है कि कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई का सही क्रम क्या होता है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
जो इसका पूछा गया है बॉन्ड लेंथ, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो पाया जाएगा 154। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस हैज मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी, निम्नलिखित में से किस ऋणायन की ध्रुवणता सबसे अधिक होगी। निम्नलिखित में से किस ऋणायन की ध्रुवणता सर्वाधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस हैज मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी। 29 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई माइनस के पास मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सभी लोग आंसर देते रहेंगे। 30 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पूछा गया है द मॉलिक्यूल विथ डायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल संरचना वाले अणु हैं। त्रिकोणीय द्विपिरामिडल संरचना वाले अणु हैं, कौन कौन से अणु हैं, चलिए आंसर करेंगे आप 30 नंबर प्रश्न का। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी PCl5 जो है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडल संरचना वाला अणु है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है हाउ मनी वे द लेटर ऑफ वर्ड EFFORT कैन बी अरेंज्ड, यानी ये शब्द दिया गया है। ठीक है, और इसको बताया गया है कि इन अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पूरक प्रश्न आपको दे दिया गया है आपके प्रश्न पत्र में। पूरक प्रश्न का मतलब समझते हैं आप लोग क्या है। पूरक प्रश्न ये होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जितना पूर्णांक है, अगर 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, या ये 75 नंबर आपको देने हैं, पूरे प्रश्न में 75 मिलने हैं, तो कोई 75 में से 75 ना पा जाए इसके लिए एक पूरक प्रश्न डाला जाता है। लगभग 5 से 7 प्रश्न, 5 से 7 प्रश्न जो होते हैं वो पूरक प्रश्न होते हैं। लगभग मानकर चलिए 5 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न की जो आंसर होता है, इसका जो आंसर होता है ना, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। वो आपकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, वो आपका एग्जामिनर डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या सही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो आप ढूंढिए, प्रयास करिए, आप निकाल सकते हैं इस प्रश्न का। ठीक है, 540 हो सकता है या 360 भी हो सकता है। अधिकतम मानकर चलिए, सबसे ज़्यादा अधिकतम मानेंगे तो 540 बार, यानी राइट आंसर हो जाएगा 540 सी नंबर। लेकिन फिलहाल इसका कोई एग्जैक्ट जो मान नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। पूछा गया 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है इस सिंपल लूडो डिसीसेस इज टॉस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन द अपर साइड। एक सामान्य लूडो पासा को उछाला गया, ऊपरी सतह पर सम संख्या के आने की प्रयत्ता क्या होगी। तो ऊपरी सतह पर जो सम संख्या के आने की प्रयत्ता होगी जब उछाला जाएगा, तो अधिकतम जो होगी सम संख्या की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर डी नंबर मानेंगे तो डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं सकता, यहाँ पर हो सकता है केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। चलिए 33 नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बॉन्ड ऑर्डर इज 1। इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 होगा। चलिए बताइए आप सभी लोग 33 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, आबंध कोटि जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है द सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड एंगल प्रोपेन। पूछा गया है प्रोपेन में आबंध कोण होता है कार्बन का पूछा गया है। चलिए बताइए 34 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 34 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न सही हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें, ए नंबर को देखें, पूछा गया 109 पॉइंट दिया है ना, अगर यहाँ पर दिया होता 109 डिग्री और यहाँ पर 5, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं।
इसमें जो प्रोपाइन में कार्बन का आबंध कोण होगा प्रत्येक कार्बन का वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है हार्ड डिस्क फॉर ए कंप्यूटर इज एन, किसी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, किसी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है। 35 नंबर प्रश्न। तो किसी भी कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, हार्ड डिस्क की बात किया जाए तो इसमें आप उपयुक्त सभी भी लगा सकते हैं। एक बार ध्यान दें इस प्रश्न पे, उपयुक्त सभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क बाहर से भी आती है। आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बाहर से भी क्या कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो एक स्टोरेज हार्ड डिस्क। आप एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क, आप एक कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है, एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और इसे हम इनपुट डिवाइस भी, आउटपुट डिवाइस भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उपयुक्त आंसर भी सही है, लेकिन ये आपके फिर ये आपको देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दुविधा आपके इस प्रश्न ने डाल दी है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। वैसे फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज डिवाइस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जिनके लिए जो भी लगाए हैं वो भी ऑप्शन सही माना जा सकता है, उपयुक्त सभी भी इसका आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन इसमें कुछ देखिए, इस 35 नंबर जो प्रश्न है आपका, इस पे हम 100% श्योर नहीं कर सकते कि जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने पूरक प्रश्न के बारे में बताया ना, तो ये पूरक प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन देंगे, इसके एग्जैक्ट जो आप डिसीजन लेंगे तो आप क्या लेंगे। चलिए सभी लोग बताइए, किसी कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या होता है? क्या इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है? चलिए सभी लोग सोच करके सबसे पहले बताइए, आंसर करें सभी लोग। इस प्रश्न का आप लोग को मैं बता दिया है आंसर। ठीक है, फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आपके कमेंट बॉक्स के आधार पर इस प्रश्न का मैं आंसर चूज करूंगा। वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। प्रश्न पढ़ेंगे सभी लोग। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। तो आप बताइए इनमें से इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो मैग्नेटिक टेप एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडी भी है, पेन ड्राइव भी है, उपयुक्त सभी। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चलिए 36 नंबर का जब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप पढ़ेंगे। पूछा गया 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एथिल ब्रोमाइड ऑन द ट्रीटमेंट विथ सिल्वर साइनाइड गिव्स। सिल्वर साइनाइड के साथ अब क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड क्या देता है। चलिए बताइए सभी लोग, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करके बताइए 37 नंबर प्रश्न का आंसर। 37 नंबर प्रश्न का आंसर सभी लोग बताएंगे। रिएक्शन सभी लोग बैलेंस करना, रिएक्शन जिसको बैलेंस करना नहीं आता है आप यहाँ पर लिखेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया करना एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों होता है C2H5Br प्लस किसके साथ रिएक्शन करवाना है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, चलिए बताइए क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला। सभी लोग फार्मूला बताएंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर होता है Cn। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, यहाँ से आप निकाल लेंगे C2H5Cn निकाल लेंगे, एथिल साइनाइड निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर साइनाइड के साथ अब क्रिया करने से एथिल ब्रोमाइड क्या देता है, एथिल साइनाइड देता है। एथिल साइनाइड का जो फार्मूला होता है क्या होता है, जल्दी बताइए सभी लोग। आइसोसाइनाइड देगा या साइनाइड देगा, जल्दी से बताइए आप। एथिल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटिंग विथ सिल्वर साइनाइड गिव्स। सिल्वर साइनाइड के साथ हम अगर क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनाइड या एथिल साइनाइड। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। सिल्वर साइनाइड
सिल्वर साइनाइड से आप जब क्रिया करवाएंगे तो आपके पास Cn मिलेगा। Cn आपको वहाँ से निकालना है और ब्रोमाइड को उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एथिल साइनाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन, आपको बताना है कि CH2 इक्वल टू C डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल का संकरण क्या होगा। इनमें से प्रत्येक कार्बन आइटम का संकरण बताना है, प्रत्येक कार्बन आइटम का संकरण बताना है। चलिए आंसर करेंगे 38 नंबर प्रश्न का। तो 38 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा sp संकरण। इसमें प्रत्येक कार्बन के परमाणु क्या पाया जाएगा, प्रत्येक कार्बन में sp संकरण पाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा sp इन ऑल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए बहुत ही आप सभी को क्वेश्चन पेपर देखने को मिला और क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप सभी लोग कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, इसमें बहुत ही जो है टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 39 नंबर देखेंगे क्या पूछा गया है। द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज, इथेन का सर्वाधिक अस्थायी समरूपण है। चलिए बताइए, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इथेन का सर्वाधिक अस्थायी समरूपण कन्फॉर्मेशन है 39 नंबर प्रश्न का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड, यानी कि सत्तारित रूप से स्टैगर्ड, यानी इस क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए 40 नंबर, देखिए क्या पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। 40 नंबर पूछा गया है, द इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त क्या है। प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त क्या है, 40 नंबर प्रश्न। तो प्रकाशिक सक्रियता के लिए आवश्यक शर्त जो है वो है कायरल C परमाणु की उपस्थिति। क्या है, कायरल C एटम की उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंस ऑफ चिराल C एटम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। सही जवाब इसका 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 41 नंबर पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इज। आपसे पूछा गया है निम्न कार्बोधनायन के अस्थायित्व का सही क्रम, निम्न कार्बोधनायन के अस्थायित्व का सही क्रम बताना है। चलिए सही क्रम आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 41 नंबर प्रश्न का। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका Z, पहले आएगा C6H5CH2, उसके बाद में आएगा X और उसके बाद में आएगा Y, यानी जो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया द आई प्लस इफेक्ट इज शोन बाई, आई प्लस प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, आई प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। तो आई प्रभाव कौन सा प्रदर्शित करता है, 42 नंबर का। तो आई प्रभाव C-3H3 ग्रुप द्वारा प्रदर्शित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम ऑफ कार्बोकैटायन इज, यानी कि कार्बोधनायन में धनावेशित C परमाणु के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। आप चलिए आंसर करेंगे आप लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम ऑफ ए कार्बोकैटायन इज। 43 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा 43 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर CH3CH2 में देखेंगे कि क्या आएगा यहाँ पर प्लस चार्ज, यानी कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जो कार्बोकैटायन की संख्या होगी वो कितनी होगी सेंट्रल आइटम में, वो 6 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंटरमीडिएट इज रिलीव, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया मध्यवर्ती क्रियाशील है। मध्यवर्ती क्रियाशील रिएक्शन आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे 44 नंबर प्रश्न का।
तो इसमें हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी अब क्रिया जो है मध्यवर्ती क्रियाशील क्रिया है, चाहे बात हो फ्री रेडिकल की, कार्बोकैटायंस की बात हो, कार्बो एनायन की बात हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार की क्रियाशील क्रिया है मध्यवर्ती। तो राइट आंसर आपका नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, 45 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक सक्रिय नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। यानी कि आपसे पूछा गया है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। फाइनली न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में आप लोग को पता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, इन्हें मैंने भेद भी बताया था आपको। चलिए आंसर फिलहाल करेंगे और देखेंगे कि किसका किसका सही आंसर आता है 45 नंबर प्रश्न का। तो जो इसका, चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। 45 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, OH माइनस, जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, विच एमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इनमें से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है, निम्नलिखित में से द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक किसका है। 46 नंबर आंसर करेंगे। तो द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो हो जाएगा NH3 का अधिक, सबसे अधिक जो हो जाएगा डाइपोल मतलब डाइपोल मोमेंट वो हो जाएगा NH3 का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया, इन फ्री रेडिकल्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सी एटम कैरिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। यानी मुक्त मूलकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा। मुक्त मूलक में यानी फ्री रेडिकल्स में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु हैं, कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा। चलिए आंसर करेंगे। 47 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, दो मुक्त मूलक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो कार्बन परमाणु का संकरण होता है वो होता है sp2। क्या होता है, sp2। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, sp2 संकरण होता है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 48 नंबर पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइंस। कार्बोरेडाइनों के अस्तित्व का सही क्रम बताना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा क्या हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक यानी कि ग्रेटर देन द्वितीयक, यानी तृतीय की ग्रेटर देन द्वितीय, द्वितीय की ग्रेटर देन प्राथमिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का। 49 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा क्या गया है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। पूछा गया प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक, प्रकाशिक रूप से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसमें कौन से हैं। 49 नंबर प्रश्न का 49 नंबर प्रश्न का सही आंसर करेंगे आप लोग। चलिए सही आंसर बताएंगे इसका। तो 49 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। पूछा गया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक, तो 2-क्लोरोब्यूटेन जो है वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक हैं। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, प्रोपेनल और प्रोपेन हैं। प्रोपेनल और प्रोपेन आर, यानी कि प्रोपेनल और प्रोपेन क्या हैं, चैन आइसोमर हैं या पोजीशन आइसोमर है या फंक्शनल आइसोमर या मेटामरिज्म, श्रृंखला समता, स्थिति समता या क्रियात्मक समूह या मध्यावयव। आपको बताना है इसका आंसर। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि प्रोपेनल और प्रोपेनोन जो हैं वो कौन से आइसोमर हैं। 50 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप समूह यानी क्रियात्मक समूह समवाय हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से शेयर करिए। सभी लोग जो है काफ़ी बच्चे नहीं जुड़े हैं आज क्लास में, और प्रयास करिए कि आप सभी लोग सभी बच्चों तक वीडियो भी शेयर कर दिया करिए। जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी दोस्त मित्र हित हैं, सबके पास जो है वीडियो को शेयर करिए और सब लोगों से आप रिवीजन कर सकते हैं। एक प्रकार से थोड़ा सा मेरा हेल्प करवाइए। आप सभी लोग चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न जो है देखेंगे। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट आयन रेडियस। निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या अधिक है। अब आपको इस प्रश्न में देखना क्या है, चलिए सभी लोग बताइए। इस प्रश्न में आपको देखना है कि
कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं? क्या क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? यहाँ पर 12 mg2+ दिया गया है, सभी ध्यान दें। यहाँ पर दिया गया है 12 mg2+। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या क्या है, सबसे कम है। आयनिक त्रिज्या, सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। तो आप लोग सभी लोग जिन्होंने नहीं ध्यान दिया था, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो ये बेस दिया गया है ना, इस बेस को आप ध्यान दीजिए। ये काफ़ी बच्चे जान नहीं पाते हैं और ये परेशान हो जाते हैं कि ये 13 दिया गया है, यहाँ पर 9 फ्लोरीन दिया गया है, यहाँ पर 10 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या इसको लेकर के हमें इस संख्या को लेकर के इसका मान निकालना है? क्या इसमें आयनिक रेडियस 12 mg2+ का निकलेगा? तो आप ये ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर बेस दिया गया है ना, ये 12 mg2+, तो ये क्या दिया गया है? एटॉमिक नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? एटॉमिक नंबर दिया गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है। और अगर हम बात करें सिलिकॉन का कितना होता है? 16। समझ में आया आपके? समझ में आ गया ना? तो अब आप निकाल लेंगे निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या कम है। आयनिक त्रिज्या, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। ये 2 प्रश्न जो है बहुत ही बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे जिन्होंने ध्यान दे दिया होगा कि ये एटॉमिक नंबर है, इस प्रकार से पूछा गया है। देखिए, एग्जामिनर केवल आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया है कि आप दिमाग कहाँ तक दौड़ा पाते हैं। केवल और केवल ये देने का एक ही पर्पस है कि आप सभी लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाएं और क्वेश्चन को यहीं पर गलत कर दें। लेकिन जितने भी बच्चे हैं, अगर वो कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, अगर उनको पता है, तो वो सभी लोग आंसर सही कर ले जाएंगे। 51 नंबर फिलहाल आंसर करेंगे आप लोग। निम्न में से किसकी आयनिक त्रिज्या कम है? आयनिक त्रिज्या आपको बतानी है। 51 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 51 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al3+। Al3+ का जो आयनिक त्रिज्या होगी वो सबसे छोटी होगी। किसकी होगी? आयनिक त्रिज्या, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयनिक त्रिज्या के मामले में आपको मैं निकालने के लिए भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आयनिक त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, आयनिक त्रिज्या किस प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले बताया भी था फिलहाल। और जिनको नहीं पता है वो एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे, जिनका एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। इसमें आपको लार्जेस्ट एटॉमिक साइज पूछा गया है। एटॉमिक साइज आपसे पूछा गया है, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आप लोग को इस क्वेश्चन में बता दूं, हो सकता है इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएं। 51 नंबर प्रश्न में ध्यान दें सभी लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया है 12 mg2+। तो अगर हम बात करें इसका निकालने के लिए, अगर इसका हम निकालेंगे कि जो इसका आयनिक रेडियस कितना होगा, तो mg2+ का जो आयनिक रेडियस होगा वो 86 होगा। अगर हम Al3 की बात करें तो जो इसका आयनिक रेडियस होगा Al3 का, ठीक है, आयनिक Al3 का हम बात करें अगर, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है आपसे। अगर हम बात करें यहाँ पर Al3 का, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी जो इस रेडियस होगा वो क्या होगा? वो होगा 72। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, यहाँ पर फ्लोरीन या सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की जो होगी 84। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे स्मॉलेस्ट पूछा गया था, तो स्मॉलेस्ट इसका है, Al3+ का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका परमाणु आकार सर्वाधिक होगा। तो परमाणु आकार की बात किया जाए तो यहाँ पर दिया गया है 11 Na 12 Mg 9F और 17 Cl। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों सब आप ध्यान दें, यहाँ पर एटॉमिक नंबर पूछा गया आपसे, एटॉमिक नंबर दिया गया, उसके बाद एटॉमिक नंबर छोड़ करके आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो किसका परमाणु आकार आपको बताना है, एटॉमिक साइज। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे एटॉमिक साइज। तो जो पूछा गया है इसमें कि सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे अधिक जो एटॉमिक साइज हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों वो किसकी हो जाएगी। चलिए 52 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए,
यानी राइट आंसर क्या है? सोडियम। इसका जो एटॉमिक साइज है वो कितना होता है? वो होता है 227। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 53 नंबर, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक है? सभी लोग ध्यान दें। देखिए, कानपुर यूनिवर्सिटी में जो प्रश्न पूछा गया ना, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी लोग, आप ये मानकर चलिए कि जितने लोग इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर ले जाते हैं, इनमें से 25% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 25% क्वेश्चन यही रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि डीडीयू यूनिवर्सिटी का अगर आप पेपर उठाते हैं, अगर आप डीडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर देख लें तो उसमें से आपको मानकर चलिए कि 20% क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, जबकि वहाँ पर 40 ही प्रश्न पूछे गए थे। डीडीयू यूनिवर्सिटी में केवल और केवल 40 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो उसमें से भी 20 प्रश्न क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इस पेपर को बहुत ही बार बार रिपीट करिएगा। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सर्वाधिक ऋणात्मक है? पहला दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें से सबसे नेगेटिव बताना है कि तत्व की जो एंथैल्पी है सबसे अधिक ऋणात्मक है, यानी 53 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर करना है। तो सर्वाधिक जो ऋणात्मक होगी वो हो जाएगी किसकी? क्लोरीन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? क्लोरीन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सॉरी क्लोरीन। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया एमंग द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय अणु है? एमंग द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय अणु है? ऑप्शन दिया गया N2CO, यानी कि आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से अनुचुंबकीय अणु हैं। इस प्रश्न के, यानी कि इसमें से इस टाइप के 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तीसरा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो अणु है यानी कि N2 और NO जो हैं ये क्या हैं? ये चुंबकीय अणु हैं। इस प्रकार का 54 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ CHO प्लस के दिया गया है। आपसे पूछा गया हाइड्रोनियम आयन पूछा गया CH3 प्लस के केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बताइए। तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म पर एकांक संख्या है वो संख्या क्या है? वो संख्या है 55 नंबर क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ए फाइनाइट डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित अणुओं में से किसके पास नियत द्विध्रुव आघूर्ण है? निम्नलिखित अणुओं में से किसके पास नियत द्विध्रुव आघूर्ण है? यानी विच एमंग द फॉलोइंग डाइपोल मॉलिक्यूल हैज़ ए फाइनाइट डाइपोल मोमेंट, यानी विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित अणुओं में से किसके पास नियत द्विध्रुव आघूर्ण है? चलिए 56 नंबर का आंसर करेंगे। तो जो नियत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा वो CH4 के पास हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर। निम्नलिखित में से किस अणु के सर्वाधिक संयोजी लक्षण हैं? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अणु में सर्वाधिक संयोजी लक्षण है? NaCl, CHCl, MgCl2 या CCl4। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। 57 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaCl। NaCl जो है वो सर्वाधिक संयोजी लक्षण होगा। तो कितने होगा? NaCl में होगा। ठीक है, इस प्रकार का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चलिए बताइए 57 नंबर का, वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, और सभी दोस्तों से निवेदन है कि कोऑपरेट करने का प्रयास करिए। क्लास आप लोग की रेगुलर चलेगी। आप लोग हमारे चैनल पर बराबर बने रहिए और अपना प्यार नहीं दीजिए, सभी दोस्तों में भी शेयर करिए।
58 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, पूछा गया है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वांडरवाल इंट्रैक्शन। वांडरवाल अन्योन क्रिया के दौरान एक उदाहरण है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे कि विच आर एग्जाम्पल ऑफ वांडरवाल इंट्रैक्शन। तो वांडरवाल इंट्रैक्शन में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, द्विध्रुव अन्योन क्रिया। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 59 नंबर पर पूछा गया है विच पेयर इज रॉन्गली मैच। कौन सा युग्म गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। 59 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है चरक मेडिसिन से संबंधित है, ये सही है। दूसरा दिया गया श्रुति, ये सर्जरी से संबंधित है। अगला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये जेनेटिक कोड से संबंधित है, यानी कि जेनेटिक आनुवांशिकी के ये जो है जन्मदाता थे। अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है डी नंबर, दिया गया है डॉक्टर एस.एन. बोस, जो इकोनॉमी के मैथमेटिक के से संबंध है, यानी इनका जो संबंध है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से, अर्थशास्त्र से नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। पूछा गया है हु कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। किसे भारतीय रसायन का पिता माना जाता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सभी लोग का जवाब आना चाहिए। आप सभी लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। हु कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ये हो जाएगा आचार्य पी.सी. रे। इनका जो पूरा नाम था क्या था, आचार्य पी.सी. रे। ठीक है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रसायन शास्त्र के पिता जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, आचार्य पी.सी. रे माने जाते हैं। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था वो 2 अगस्त हुआ था, 2 अगस्त, सभी लोग नोट कर लें। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने भारतीय रसायन यानी विज्ञान के जनक थे। इनको ही माना जाता है सर्वप्रथम कंसीडर्ड फादर्स ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, वैसे तो फादर कहे जाते हैं लेवासिए, लेकिन जो भारतीय रसायन शास्त्र के पिता हैं वो हैं आचार्य पी.सी. रे। यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है, ध्यान दें, 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है द अमाउंट ऑफ रिपल्सन एमंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज मैक्सिमम इन। इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो क्या ये आपको मैंने बताया था, ये जब मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई थी उस दिन मैंने आपको बताया था। जिन्होंने क्लास ली होगी उनको पता होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण की मात्रा जो सर्वाधिक होगी वो किसमें सर्वाधिक होगी, वो लोन पेयर में अधिक होगी। किसमें होगी, लोन पेयर में सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्सन में सही होगा। जो आंसर हो जाएगा एकांकीय युग्म प्रतिकर्षण में जो होगी वो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण की मात्रा सर्वाधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, 62 नंबर प्रश्न पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय। किसी अणु की संरचना निर्धारित होती है। किसी अणु की जो संरचना होती है वो निर्धारित होती है। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दोनों आबंधी एवं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, सबसे पहले देखना क्या होता है, उसमें देखना होता है बॉन्ड पेयर की संख्या क्या है, लोन पेयर की संख्या क्या है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या के आधार पर ही हम किसी भी अणु की जो स्ट्रक्चर है, जो किसी भी अणु का स्ट्रक्चर है वो निर्धारित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। 63 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों। क्या पूछा गया था, द बॉन्ड एंगल प्रोड्यूस ड्यू टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 संकरण के कारण उत्पन्न होने वाला कोण कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। 63 नंबर प्रश्न का आपसे पूछा गया है कि sp3d2
संकर्ण में कौन सा कोण बनेगा? 63 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसमें जो कोण बनने वाला है वो 90 डिग्री बनने वाला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है, माफ कीजिएगा, 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है। द वेस्पर थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाई, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है आपसे। वेस्पर सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? वेस्पर सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो जो वेस्पर सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था? वो किया था, जल्दी से आंसर करेंगे 64 नंबर का, सैडविक एंड पॉवेल ने। किसने किया था? सैडविक एंड पॉवेल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके 64 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 65 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, निम्न में से तत्वों के किस समूह को विद्युत ऋणात्मक न्यूनतम है? इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से किस तत्व के समूह के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो न्यूनतम है। 65 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 65 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसका आंसर है 65 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइलोजेंस के पास। हाइलोजेंस के पास क्या होगी? हाइलोजेंस के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइलोजन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। हाइलोजन में जैसे कि बात कर लें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कितनी होगी। जैसे फ्लोरीन में देखें तो यहाँ पर होगा 4.0। ब्रोमीन में देखें अगर हम ब्रोमीन में देखें तो यहाँ पर ब्रोमीन 2.8 हो जाएगा ब्रोमीन का। अगर हम क्लोरीन के इसी प्रकार से निकालें, एक करके निकालेंगे तो क्लोरीन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.0। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ऑक्सीजन ग्रुप का निकालें, ऑक्सीजन का जो हो जाएगा, ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप भी दिया गया है, तो ऑक्सीजन ग्रुप का जो होगा वो हो जाएगा 3.4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपसे पूछा गया था कि न्यूनतम किसकी होगी? हाइलोजेंस की होगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? 66 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 66 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड बाई, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है। किसी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? तो किसी विद्युत ऋणात्मक का जो मान होगा वो किस में मापा जाएगा? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड बाई, तो वो जो है मेजर किया जाएगा किसमें? 66 नंबर प्रश्न का, तो वो किया जाएगा पॉलिंग स्केल में। किसमें किया जाता है? पॉलिंग स्केल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है क्यू बेस, ये क्यू बेस है, क्यू किस पर बेस है, यानी क्यू जो है वो क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है? 67 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 67 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक प्रकार का असेंबली लैंग्वेज है जिसे हम सिस्टम लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सिस्टम लैंग्वेज में ज़्यादातर उपयोग में किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि क्यू बेस इज ए असेंबली लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल लैंग्वेज इन कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज आपसे पूछा गया है। चलिए 68 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो C++ भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जड़ आइसोमर, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ समन्वय है? इसमें से जड़ समन्वयता आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। जड़ आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए
अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि आखिर में समता के बारे में बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि ई और जेड जो समता है वो कैसी होती है। तो ई में जब होगा तो ई में जो आपके श्रृंखला होंगी वो क्या होंगी, आप देखेंगे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ये जो हो जाएगा वो ई आइसोमर प्रदर्शित करेगा। अगर हम बात करें जेड की, तो जेड में डिफरेंट जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट से जुड़े होंगे, डिफरेंट एलिमेंट से डिफर होगा, यानी कि जो उसकी आकृति होगी क्या होगी, ई में सेम होती है और जेड में क्या होती है, डिफर होती है, ठीक है। जैसे कि हम ई की बात करें तो ई में आप देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, जेड पूछा गया है, तो आप जेड कैसे फाइंड करेंगे। चलिए जेड कैसे फाइंड करेंगे आपको मैं बताता हूँ। इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका आकृति बनी हुई है, ठीक है, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है जो आकृति आपकी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर CH3 दिया गया है, यहाँ पर H, यहाँ Br, यहाँ पर Cl। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो प्रत्येक ग्रुप हैं वो डिफरेंट एटम से जुड़े हुए हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, ये जो है डिफरेंट एटम से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमाइड और यहाँ पर जो ब्रोमाइड और क्लोरीन की संख्या है वो क्या है, वो दोनों यानी दोनों हाइड्रोजन ग्रुप एक ही वर्ग से जुड़े हुए हैं, क्या है, एक ही वर्ग से जुड़े गए हैं। तो ये क्या है, ये तो फिलहाल नहीं है। अब अगला चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरे में देखेंगे तो आपको बी नंबर दिखेगा। बी नंबर में क्या दिखेगा कि यहाँ पर CH3HCl और ब्रोमाइड दिया गया है जेड आइसोमर में। तो जब जेड आइसोमर आपको फाइंड करना हो तो जैसे मैंने EZ आप लोग को बताया था, EZ समता, अगर जिन्होंने ध्यान दिया होगा फिलहाल तो उनको निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब EZ स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। अब किस प्रकार से सिस और ट्रांस निकालते हैं, सिस और ट्रांस के बारे में भी मैंने लगाया था। तो आपको जैसे यहाँ पर जेड, अब देखेंगे जहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन, सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर अगर देखेंगे तो क्लोरीन की अपेक्षा ब्रोमीन का कम है, तो क्लोरीन की ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी डिफरेंट एटम इसमें लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो ये क्या करेगा, बी नंबर, ये आपका एक प्रकार से जेड आइसोमर प्रदर्शित करता है, जेड समता आपको दिखाता है। लेकिन आप अगर सी में देखेंगे, आप अगर सी ऑप्शन को टच करते हैं तो सी ऑप्शन भी आपका क्या करता है, यहाँ पर ई समता प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों सेम है, तो जो सेम दिखाए वो क्या है, सेम जो दिखाएगा वो ई आइसोमर दिखाएगा, ठीक है, और जो डिफरेंट दिखाएगा वो जेड आइसोमर दिखाएगा। इतनी बात आपको कंफर्म आ गई, इतनी बात आप लोग समझ गए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, बी नंबर या सी नंबर। आप लोग चलिए टिक करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे आप, निकालिए आइसोमर। जब भी आपको जेड आइसोमर फाइंड करना हो तो आप देखेंगे कि इन दोनों कारणों पर क्या हाई लेवल लैंग्वेज, क्या यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक जुड़े हुए हैं या लो। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब जेड आइसोमर की बात हो तो यहाँ पर इस दोनों कॉर्नर पर क्या जुड़ेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जुड़ेंगे, जहाँ पर क्रियात्मक समूह ना जुड़ा हो, फंक्शनल ग्रुप ना जुड़ा हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे। जेड समता आपको निकालने के लिए मैं बताऊंगा भी, इस प्रश्न में थोड़ा सा अपवाद भी है और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से साइक्लोहेक्सेन का सर्वाधिक अस्थायी समरूपण है। तो आपको आंसर करना है, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी लोग फटाफट आंसर आना चाहिए 70 नंबर प्रश्न का।
तो जो ये साइक्लोहेक्सेन है वो चेयर फॉर्म में प्रदर्शित की जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित अणुओं में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है? निम्नलिखित अणुओं में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है? 71 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्थोडाइब्रोजीन ब्रोमोबेंजीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑर्थोडाइब्रोमोबेंजीन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा कितना हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण इसका कितना होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा 5.0। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान दें, इसने पूछा गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज शो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित की जाती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है? 72 नंबर यानी 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो किस प्रकार से शो करता है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसी प्रकार से मतलब शो की जाती है, डिफरेंट एटम से दिखाई जाती है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, CH3 यहाँ पर, यानी कि इनका जो कॉर्नर है डिफरेंट एटम यानी सेम से है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस ट्रांस आइसोमर। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सिस ट्रांस समता उत्पन्न करेगी? सिस और ट्रांस समता उत्पन्न करनी है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस और ट्रांस उत्पन्न करेगा। चलिए आंसर करेंगे। फिलहाल आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 73 नंबर प्रश्न, तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ABC = CAB जो है ये ट्रांस, ये सिस हो जाएगा और ये ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो आप लोग बना के देख सकते हैं। अगला प्रश्न 74 नंबर पूछा गया है कि डी लैटिक एसिड एंड एल लैटिक एसिड आर। डी लैटिक अम्ल और एल लैटिक अम्ल क्या है? 74 नंबर प्रश्न, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? एंटीनोआइसोमर प्रतिबिंब रूप है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का। इसमें पूछा गया था डी लैटिक एसिड और एल लैटिक एसिड। तो डी लैटिक एसिड और एल लैटिक एसिड में आपको पता है कि ये क्या है? एक प्रकार के ये प्रतिबिंब रूप हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पढ़ेंगे। आपका 75 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया अकॉर्डिंग टू पॉली स्केल द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज। यानी कि पूछा गया आपसे पॉलिंग पैमाने के अनुसार तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का सही विकल्प बताना है। पॉलिंग पैमाने के अनुसार तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का सही विकल्प क्या होगा? ये दिया गया है Li, Na और K। फिर दूसरा दिया गया है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकालेंगे पॉलिंग पैमाने के अनुसार, तो इसमें आप फाइंड करेंगे और बताएंगे। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर फाइंड करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जो इसका सही आंसर है आंसर की आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। आपको मैं लास्ट में बताऊँगा कि इसमें कितने प्रश्न हैं जिनके आंसर थोड़ा सा संदिग्ध हैं। लगभग मैं 5 प्रश्नों को, ऐसे 5 प्रश्न मुझे मिले हैं जिनके जो आंसर हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगी कि उसका सही आंसर क्या होगा। 76 नंबर प्रश्न है, एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच है द लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर। पूछा गया निम्नलिखित अणुओं में आबंध कोण, न्यूनतम आबंध कोण। तो आप लोग निकालेंगे इसका आबंध कोण निकालना है। चलिए 76 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 76 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO। ठीक है, क्या हो जाएगा? NO इसका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? NO हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगले प्रश्न सॉल्व करेंगे। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच मॉलिक्यूल इज लिक्विड स्टेट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस अणु के द्रव अवस्था में हाइड्रोजन आबंध उत्पन्न होता है? विच मॉलिक्यूल इज लिक्विड स्टेट हैड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस अणु के द्रव अवस्था में हाइड्रोजन आबंध
होता है। 77 नंबर का आंसर करेंगे तो 77 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH3 द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। निम्न में से किस धनायन की ध्रुवण क्षमता सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से धनायन की ध्रुवण क्षमता अधिक किसमें धनायन की ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। चलिए 78 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया आपसे। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो Al3 प्लस का जो ध्रुवण क्षमता होगा वो सबसे अधिक होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे 79 नंबर, द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। पूछा गया है sp3 संकरण में एस करेक्टर बताना है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन sp3 संकरण। तो एस करेक्टर इसका बताना है, तो इसमें जो एस करेक्टर होगा वो कितना होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका एस करेक्टर कितना होगा, इसमें जो एस करेक्टर होंगे वो कितना हो जाएंगे। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। देखिए जो इसका एस करेक्टर है वो 25% होता है। कितना होता है, 25% होता है। लेकिन अगर पी करेक्टर निकाला जाए तो पी करेक्टर कितना होगा, 75% होगा। तो इस प्रकार से जो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपसे एस करेक्टर पूछा गया था तो 25, अगर आपसे पी करेक्टर पूछा जाएगा तो इसका कितना आएगा, 75% पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, हाइड्रोजन एटम्स आर मोस्ट एसिडिक इन, यानी H परमाणु वाले अधिक अम्लीय होते हैं। H परमाणु सबसे अधिक अम्लीय होते हैं मेथेन, एथेन, एथीन या एथाइन में। 80 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन ए पी ऑर्बिटल इज। पी किसी पी कक्षक के लिए कोणीय नोडों की संख्या क्या होगी। किसी पी कक्षक के लिए कोणीय नोड की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी नोड की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो 3 होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिएक्ट फास्ट बाई SN1 रिएक्शन। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अणु की SN1 अभिक्रिया के द्वारा तीव्रतम अभिक्रिया करेगा। ऑप्शन ए दिया गया है CH3 ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br, और बी दिया गया है CH3 का होल थ्राइस CH सिंगल बॉन्ड Br। अगला जो दिया गया है CH3 C2 सिंगल बॉन्ड Br, और अगला जो प्रश्न है डी नंबर CH3 Br। आपको बताना है कि इनमें से तीव्रतम अभिक्रिया कौन करेगा। 82 नंबर प्रश्न का जो आंसर करेंगे सभी लोग, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे 82 नंबर प्रश्न का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। 83 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 7 लड़के एवं 5 लड़कियों वाले समूह से एक लड़के का चयन की प्रायिकता निकालिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग से चाहिए। चलिए मैथ का अगला भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये दोनों प्रश्न आप सॉल्व करके इसका आंसर करेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पेपर मिल जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न का जो जवाब है आप लोग सॉल्व करके इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए हम 85 नंबर प्रश्न का आंसर बताते हैं। 2 प्रश्न मैंने आप लोग के लिए दिया है। आप लोग मैथमेटिकल जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं सभी लोग प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे, प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए फार्मूला मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था। 85 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, यानी क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड अणु की संरचना आपको बताना है। तो
जो क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड अणु की जो संरचना होगी वो क्या हो जाएगी, वो टी आकृति होगी, यानी कि टी शेप बनाएगी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल, यानी कि आपको बताना है XeF2 मॉलिक्यूल में अणु में Xe परमाणु का संकरण। चलिए 86 नंबर प्रश्न, ये हूबहू DDU यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, ये प्रश्न DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और ये कानपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। तो DDU यूनिवर्सिटी से 20% क्वेश्चन आए हैं। सभी लोग दोनों क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लीजिए, सभी लोग को यहीं से प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। 86 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, आपको बताना है XeF2 में संकरण क्या होगा, Xe का। तो Xe का जो संकरण होगा, संकरण निकालने के लिए मैंने ट्रिक भी आप लोग को बता दिया था, ठीक है। जिनको पता होगा वो निकाल लिए होंगे और अगर नहीं पता है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा वेस्पर थ्योरी की, और संकरण का मैंने क्लास पढ़ाया है, थ्योरी की क्लास हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे 86 नंबर प्रश्न का। 86 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है इसका संकरण। Xe का जो संकरण हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा sp3 संकरण। क्या हो जाएगा, sp3 संकरण हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है स्टेलर रूल आर यूज टू मेजर, स्टेलर के नियम के अनुसार हम क्या मापते हैं, इनमें से किसको हम स्टेलर के नियम के अनुसार मापते हैं। 87 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टेलर रूल के अनुसार हम क्या नापते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 87 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के अनुसार आपको बताना है कि सही क्रम क्या होगा। 88 नंबर प्रश्न, तो जो एटॉमिक साइज के अनुसार अगर हम क्रम की बात किया जाए तो क्रम इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, चलिए सभी लोग बताइए। 88 नंबर में सबसे पहले प्लस चार्ज, यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। 89 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है, तो कंप्यूटर की मेमोरी से कौन सा संबंधित है, चलिए सभी लोग बताइए। रैम क्या संबंधित है, रैम जो है कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 90 नंबर पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस पूछा गया है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है आपको बताना है। 90 नंबर प्रश्न, तो इनपुट डिवाइस प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, चलिए बताएंगे सभी लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ये एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी डॉस भी है, विंडो भी है, लिनक्स भी है। 92 नंबर प्रश्न पूछेंगे। देखिए सॉरी माफ करिएगा, 92 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए 92 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी प्रभाव है। 93 नंबर प्रश्न, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो हो जाएगा वो एक स्थायी प्रभाव है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके क्लास लाता हूँ। सभी लोग से निवेदन है मेरा, आप
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए, जो मुझसे हो सकता है। मैं आप सबके लिए मेहनत करता हूँ, बस आप लोग का जो फ़र्ज़ है आप लोग निभाइए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में भी आप बताइए कि SPSD चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि इस पर जो सभी क्लासेस होती हैं वो BSc से संबंधित क्लासेस होती हैं, तो आप सभी लोग जुड़िए। और आप लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है, सेकेंड सेमेस्टर का जो है जल्द ही क्लास स्टार्ट होगी सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप लोग का पेपर हो जाए उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से 93 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया था कि टेम्परेरी इफेक्ट यानी अस्थायी प्रभाव, तो अस्थायी प्रभाव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा गया है द रिएक्शन, 94 नंबर रिएक्शन दिया गया है और पूछा गया है कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन पूर्णतया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन द्वारा रिएक्शन किया गया है, यानी इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो 94 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 95 नंबर प्रश्न करते हैं। देखिए, इस प्रश्न पत्र में जो संख्या है वो 100 है, लेकिन जो स्टूडेंट को प्रश्न करने थे वो केवल और केवल 75 प्रश्न करने थे। कितने प्रश्न करने थे? 75 ही प्रश्न केवल और केवल करने हैं, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस, निम्न में से कौन सा कार्बोधनायन सर्वाधिक अस्थायी है। इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में इस सभी का आंसर आप लोग करेंगे। जितने लोग भी जुड़े हैं वो सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का 95 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग के आधार पर इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए, 96 नंबर प्रश्न क्या है, पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त मूलक सर्वाधिक अस्थायी है। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो मुक्त मूलक है वो सर्वाधिक अस्थायी है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस इंटू C जो है वो क्या है, सबसे सर्वाधिक अस्थायी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 97 नंबर पर पूछा गया है डी टार्टेरिक एसिड एंड मेसो टार्टेरिक एसिड आर, डी टार्टेरिक एसिड और मेसो टार्टेरिक अम्ल क्या है। तो डी टार्टेरिक एसिड और मेसो टार्टेरिक एसिड जो है वो क्या है, वो डाया स्टेरियोमर्स हैं, यानी कि वो डायस्टेरियोमर्स हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस EZ आइसोमर, इनमें से कौन सी संरचना EZ आइसोमर प्रदर्शित करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी मैंने E और Z संरचना मैंने आप लोग को बताई है, और इसके पहले सिस और ट्रांस का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी मैंने आप लोग को बताया है। चलिए, 98 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर करके बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी के ऊपर इस प्रश्न को मैं डिपेंड करता हूं, क्योंकि सभी लोग इस प्रश्न को करेंगे। इसके पहले भी मैंने बताया है और अभी बताया है। चलिए, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न पूछा गया है, होमोलिटिक फिशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस, सहसंयोजी बंध का अपघटनी विचलन उत्पन्न करता है। देखिए, किसी सहसंयोजी बंध का समापघटनी विचलन उत्पन्न करता है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, ये बेसिकली फ्री रेडिकल उत्पन्न करेगा। यानी कि होमोलिटिक फिशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को ढूंढना है, क्योंकि ये DDU यूनिवर्सिटी में भी यही सेम प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए, आप सभी लोग आंसर करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। कुछ लोग का आंसर ए आ रहा है, तो चलिए देखते हैं ए आंसर कितने लोग बताते हैं। और आपके इस प्रश्न के साथ आज की इस क्लास का समापन होगा। देखिए, आज की इस क्लास में केवल और केवल 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए हैं, और 4 क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करके लेकर के आएंगे। अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताने वाला हूं। फिलहाल आप लोग से मैं ये क्वेश्चन
देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हमने कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व किया और आपने पेपर जो सॉल्व किया है, ये पेपर देखने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि कितने लोग जो हैं, जितने लोग भी हमारे चैनल से जुड़े रहे होंगे, बराबर क्लास किए होंगे, तो उन लोगों को ये मानकर चलिए, मैं 100 तो नहीं कह सकता, लेकिन इनमें से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए आप, तो आपको 85 क्वेश्चन मेरे क्लास से मिल जाएंगे। यानी जितना मेहनत करके मैं आप लोग के लिए क्लास लेकर आता हूँ, मुझे खुशी है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आए, मुझे इसका बहुत खुशी है। और मैं उन बच्चों के लिए मैं ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत का फल उनको मिलेगा। बस बराबर करने की ज़रूरत क्या है कि आप निरंतर लगन से मेहनत करते जाइए, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। दोस्तों, आप सभी लोग हमेशा कहते हैं सर हमें कोई भी चीज़ याद करते हैं भूल जाते हैं, तो आप भूलते क्यों हैं? सबसे पहले आप ये डिस्कस करिए कि आप भूलते क्यों हैं। आपको करना क्या है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ना याद रहे, आप बार बार प्रैक्टिस करिए। आपको पता है ना कि एक कहावत तो सुनी होगी कि रसड़ी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ठीक है, एक पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है अगर वही काम बार बार की। जैसे क्या होता है कि एक पत्थर है, उस पर बार बार एक रस्सी आती जाती है तो उस पर भी निशान हो जाता है। तो अगर आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो याद नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी कोई भी चीज़ भूलते हैं अगर, तो आप उसका क्या करें, बार बार उसको रिपीट करें, वही चीज़ बार बार दोहराएं, आपको याद हो जाएगा। और ख़ासकर कोई भी चीज़ याद करने का एक और सा तरीका है कि आप उसको लिखने का प्रैक्टिस करिए। आप बार बार उसको लिखिए, जितनी बार आप लिखेंगे पढ़ेंगे आपको याद होता रहेगा। तो आपको यही ट्रिक अपनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लिख करके ही पढ़िए। आपको जितना कॉपी, जितना रफ लग जाना है उसको सब कहीं पर खर्च कर दीजिए। आप हो सकता है कि एक दिन में एक रफ ख़त्म कर दें। आप डेली नियम बनाइए, 10 रुपये का एक रफ लाइए और 2 दिन का टारगेट करिए कि मैं इस रफ में 2 दिन में लिख करके ख़त्म कर दूंगा। आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपकी जो याददाश्त है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज इस क्लास के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा और सभी लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जितने लोग को मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सभी लोग आंसर करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी लोग को अगली क्लास में फिजिक्स की क्लास में लेकर के आऊँगा और कल से आपकी केमिस्ट्री की क्लास नियमित चलेगी, ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न पर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जूलॉजी की क्लास, आपकी जो जूलॉजी की क्लास मॉर्निंग में की गई है, आपकी जूलॉजी की क्लास जो है आज से मॉर्निंग में, यानी कि कल आपको मॉर्निंग में जूलॉजी की क्लास चलाई जाएगी। आप रोज़ 6 बजे लाइव आना ना भूलिए, क्लास का नोटिफिकेशन आप तक दे दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।